वही रिपोर्ट मेरे जो सामने पड़ा था, मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता चला। तो मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए उतना दिक्कत नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ आप है। समझ गई। मैं खुद समझ गई। पर असल में बाहर जो चल रहा था एक बड़ा युद्ध से कम नहीं था कि मुझे कैसे बताया जाए उस बात को कि मुझे कैंसर है, मेरे साथ कैंसर है। तो वो सब हस्बैंड बाहर ऐसे ही बात करते करते रोने लगे थे, घर वालों से बात कर रहे थे, अलग अलग लोगों से जो अंदर नहीं आ रहे थे। यही कारण था। ये हमारे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार और मणिपुर के सरकार, ये तीनों सरकार से मेरा ये विनती है कि जल्द से जल्द एक मणिपुर के लिए भी एक एकोमोडेशन का अरेंजमेंट करें। हम अभी कुछ बता नहीं सकते कि मणिपुर की स्थिति क्या है, वो बेहतर होते जा रहे हैं या बदतर होते जा रहे हैं। हमारे ज़िंदगी के साथ, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो कुछ महीने पहले ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन से बम उड़ाया गया था। जहाँ हम रह रहे हैं एकदम इम्फाल के बीचों बीच में है, हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके न आने का ठीक ठीक पता है और न जिसे शरीर से वापस भेजने का जुगाड़ तरीका ठीक ठीक पता है। कैंसर वो बीमारी है कि जिसे वो हो जाए उसे और उसके परिवार को तबाह कर देती है, हैरान परेशान कर देती है। हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिनमें कैंसर के कीटाणु, कैंसर का प्रभाव देखा जा रहा है, जो कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में कैंसर के मरीज और बढ़ने वाले हैं, तेजी से बढ़ने वाले हैं। ये बीमारी ऐसी है कि इसके बारे में जितनी जानकारी जुटाई जाए, जितना इलाज खोजा जाए, उतने ही मुश्किल रास्ते ये अपनाती है, हैरान करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर से लड़ते हैं, पूरे मन से लड़ते हैं, पूरी हिम्मत से लड़ते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक वो कैंसर को हरा न दे। इसी बारे में, कैंसर की बीमारी के बारे में, कैंसर से चलने वाली लड़ाई के बारे में और कैंसर को पूरे मन योग से हराने की कोशिश कर रही हमारी गेस्ट हैं आज, जो सीधे मणिपुर से आई हैं अपने पारंपरिक लिबास में हमारे स्टूडियो में। चलिए कमला से बात करते हैं, जो मणिपुर की रहने वाली हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, मतलब कैंसर को लड़ाने की, हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया, आई एम फाइन। दिल्ली की ठंडी ज्यादा तो नहीं लग रही, सर्दी? नहीं, ज़्यादा नहीं है, ये मणिपुर से तो कम है। अच्छा हाँ, आप तो मणिपुर से हैं तो मैं आपको तो मणिपुर से अंदाजा है हूँ। ठंड का। हाँ, पहाड़ी इलाकाओं से हूँ, तो यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं मणिपुर है। में कहाँ से हैं आप? मैं मणिपुर के राजधानी इम्फाल से ही हूँ। अच्छा, इम्फाल में ही रहना होता हाँ, है? इम्फाल में ही रहना होता है। हिंदी बहुत अच्छी है आपकी, वजह बताइए। असल में मैं हिंदी की ही विद्यार्थी रही हूँ, शोधार्थी रही हूँ। मेरी पढ़ाई मणिपुर से हिंदी में ही हुई थी, हिंदी में भी हुई थी। असल में मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ। ओके। धनमंजूरी कॉलेज ऑफ साइंस, जो मणिपुर की फेमस कॉलेज है, मैं वहाँ पढ़ी हूँ। और उसके पहले TG हायर सेकेंडरी स्कूल, खपासना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मणिपुर की खाली लड़कियों की ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं से ही मैं पढ़ी हूँ। और उसके बाद मेरी पढ़ाई हिंदी में भी हुआ था, जैसे वांखई राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, वहीं से ही मेरी हिंदी की ही पढ़ाई शुरू हुई थी। नहीं तो नॉर्मली जो बच्चे मणिपुर में होते हैं उनकी उनकी कहाँ तक हिंदी में पढ़ाई होती है? उनकी ग्रेजुएशन तक हिंदी होती है? ग्रेजुएशन पढ़ाई जाती है उनको? नो, नॉर्मली वो 8वीं क्लास तक ही होती है। 8वीं तक ही होती है? हाँ, 8वीं तक होती है। उसके बाद अगर पढ़ना होता है तो कॉलेज में, ग्रेजुएट में तो आपने चुना हिंदी पढ़ना? हाँ, 8वीं के बाद? मैंने चुना। क्या रीजन था? पता नहीं सर, मैं जब स्कूल में थी हिंदी में मुझे बहुत शौक था। मुझे ज़्यादातर अव्वल नंबर पे भी मुझे आता था। हिंदी मुझे काफ़ी पसंद लगी शुरू से ही। और मैं मन ही मन मानती हूँ कि अगर मैं हिंदी में लोगों को बात समझाऊंगी, भारत के और भी अलग अलग राज्यों में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उन लोगों को हिंदी में बताऊंगी तो हमारी बात समझेंगे। तो यही मेरी मन में तो मणिपुर की पढ़ाई करने के बाद आप आ गई जो वर्धा में जो यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसके बारे में बताइए, क्या पढ़ा आपने वहाँ पे? वहाँ पे मेरी डबल MA हुआ है। मेरा एक MA मणिपुर यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में ही हुआ था। उसके बाद ये हिंदी पढ़ते पढ़ते मैं वर्धा पहुँच गई। तो वर्धा में मेरी फिर MA हुआ, वो हिंदी टेक्नोलॉजी से, मतलब लैंग्वेज टेक्नोलॉजी से
मेरी एमए और एमफिल हुआ। फिर उसके बाद सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी स्टडीज़। क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें होती हैं? मतलब लोगों को नहीं समझ में आएगा नॉर्मली। हाँ, उसमें लैंग्वेज को टेक्नोलॉजी में कैसे अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे हम अभी मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, हम बात करते हैं तो मोबाइल हमको हमारी बात को समझते, मशीन हमारी बात को सुनते हैं, मानवीय भाषा को, उसको कैसे अलग अलग प्रोडक्ट में अलग दूसरी भाषाओं में अनुवाद करे, उसका प्रोसेस करे, ये सब उसी माध्यम उसी से में निकलता है। उसी तो से इसकी निकलता पढ़ाई है। आपने की? हाँ हाँ, हमने की है। फिर लौट करके इम्फाल गई? नहीं, वहीं से मैं मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के स्पेल मतलब स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो अभी खतरे में है, जो कई सारे भाषाएं लुप्त होने जा रही है। अच्छा। तो उसका एक प्रोजेक्ट है वहाँ मैसूर के सियाल में। तो वहीं पर मैं सीनियर रिसोर्स पर्सन मेरा नियुक्त हुआ था। वर्धा से पढ़ाई खत्म करने के बाद अब मैसूर गई और वहाँ वैसी भाषाएं जो खत्म हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, उस पे काम करने वाले एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे आपने काम शुरू किया? हाँ, शुरू किया। ठीक है। कौन सा साल था वो 2014 में ही मेरा नियुक्त हुआ था, जब मेरा पीएचडी चल रहा था। तो काम करते करते मैंने पीएचडी सबमिट किया था, तो उसके ही बीच में मेरा पीएचडी भी वो फाइनल डिग्री मुझे मिला था। 2017 तक मैंने किया। फिर कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम के कारण से मुझे वो फिर ऑफिस छोड़ना पड़ा, मुझे मणिपुर में वापस आना पड़ा। तो कई ऐसे घर का भी प्रॉब्लम है और पर्सनल प्रॉब्लम भी है, कुछ ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड, कुछ हेल्थ रिलेटेड आ कुछ रहे हैं इश्यूज भी थे। हाँ उस पे आ रहे हैं। अपने दर्शकों को मैं बताऊं हाँ कि मुझे अंदाजा है कि कमला जी से अभी तक जो बात हुई है उससे आपको बिल्कुल पता नहीं चला होगा कि कैंसर की बीमारी से लड़ रही हैं ये, और 22 राउंड कीमो करवा चुकी हैं। कैंसर का इलाज चल रहा है। उस बीमारी का जो अंश है वो इनके अंदर था, उससे ये लड़ रही हैं। और आज की बातचीत इसीलिए है कि ये चाहती हैं कि ये अपना अनुभव शेयर करें, कैंसर से जूझते हुए जो इनका अनुभव है और इस बीमारी से लड़ते हुए जो सीखा है, जो समझा है, वो अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। तो आपको कैसे पता चला कि कैंसर का कीटाणु आपके अंदर है? कैसे पता चला? क्या हुआ था? सिम्टम क्या था शुरुआती? सर, इसमें मुझे कुछ पहले की ही कहानी बतानी पड़ेगी कि हाँ प्लीज। हाँ, जो किसी हर इंसान के अंदर कोई अदर बहुत भयानक बीमारी हो तो कुछ न कुछ सिम्टम्स ज़रूर होगा। मतलब थकान हो या बाल ज़्यादा गिरने का हो या कुछ गायनी रिलेटेड जैसे ब्लीडिंग हो या पता नहीं बार बार कमज़ोरी आना, ये सब बहुत कुछ मेरे साथ भी होता रहा। जब मैं मैसूर में भी काम कर रही थी तो लोगों को लगा कि मुझे इतना थकान क्यों हो रहा है, मैं खुद नहीं जानती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ ऑपरेशन तक कराना पड़ा। वो उस समय भी बिल्कुल पता नहीं चला था। वो तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ था मैसूर में ही। और उसके बाद मैं मणिपुर में वापस आ गई। तो हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो एक दिन मुझे अचानक स्टोन अटैक आया। तो स्टोन अटैक आने के क्या बाद अटैक आया? स्टोन का अटैक आया तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो स्टोन कहाँ पहले से बहुत साल पहले से मुझे थोड़ा बहुत पता था कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। उस समय मैंने कुछ दवाई वगैरह खा लिया था, पर वो साफ नहीं गया होगा उस समय। हमने भी बार बार अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाया था। तो एक गलती मेरे से भी ये हुई कि वो स्टोन पूरी तरह से हमने निकलवाया नहीं, गॉल ब्लैडर नहीं निकलवाया था उस समय। तो फिर एक दिन हमको वो ऑपरेशन कराना पड़ा गॉल ब्लैडर निकलवाने के लिए। तो वो भी इधर उधर अलग अलग हॉस्पिटल में चक्कर लगाने के बाद तो एक अच्छा डॉक्टर हमको चुनना था। हमको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के ये ऑपरेशन कराना था। मुझे भी काफ़ी डर लगा था उस समय। तो एक बहुत भले डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने नहीं, एक एक करके समझते हैं। हाँ, एक एक करके समझते हैं आराम से, हाँ है सर, ना, ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ कमला,
जो भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं वो उससे सीखें, समझें और चीजों को समझ सकें और पूरे साफ तरीके से, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है ना कि जानकारी हमारे अंदर बहुत कम है इसको लेकर के, और जानकारी के स्रोत भी बहुत कम है। तो सबसे पहले मैसूर में थी आप और आपको एक अटैक आया। क्या अटैक था, वो क्या हुआ था? दर्द हुआ था पेट में? हाँ, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता, वो मणिपुर में था अटैक। अच्छा। वो वाला अटैक मणिपुर में था, वो मैसूर में तो मैंने वो मैसूर में क्या होता था? आप फाइब्रॉइड के लिए, फाइब्रॉइड के लिए अच्छा। वो काफ़ी मुझे कमज़ोरी हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी, तो उस प्रॉब्लम के कारण से हमको इधर उधर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में चक्कर लगाने के बाद मैसूर के अपोलो हॉस्पिटल में हमको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ आपको? हुआ ठीक, हमारा। लेकिन उससे आराम नहीं हुआ मामला? नहीं, उससे आराम नहीं हुआ, और फिर मैं वहाँ से जॉब छोड़ के मैं मुंबई मणिपुर वापस आ गई थी। तो मणिपुर में रहते रहते मुझे मैं लिंग्विस्ट हूँ, तो मैं अनुवादक भी हूँ। तो हाँ, हम लोग अलग अलग भाषाओं से, जैसे हिंदी से, मणिपुरी से, मैं मणिपुरी में अनुवाद का कार्य करती थी। जैसे मैं एक TCS और NSEIT मुंबई में ही अनुवाद का काम कर चुकी हूँ। तो उस सिलसिले में मुझे बार बार मुंबई भी रहना पड़ता था, तो लगातार बैठ के काम करना पड़ता था, और शाम को वापस आते थे तो थक के हम लोग खाना वाना खा के सो जाते थे। ऐसे ही बैठ के लगातार काम करना, फिर वापस आने के बाद फिर सो जाना, उसमें कोई ये कितने दिन चला ये तो ये लगातार काम करना? महीने चला, महीने 5-6 महीने तक ऐसे 5-6 महीने तक ऐसे आप काम करती रही? हाँ, करती रही। अच्छा, और फिर? ऐसे ही चलता रहा। तो फिर उस समय भी मुझे ये सब प्रॉब्लम फिर से शुरू हुआ, जो क्या मेरा यही थकना, थकान थकना आना, और सिर्फ ब्लीडिंग ब्लीडिंग, होना? ये सब हो गया। और फिर हम मणिपुर में वापस आने के बाद ये स्टोन का अटैक आया। तो हमने अलग अलग कुछ लोगों से, जिसको इस ऑपरेशन के बारे में जानकार हो, उनमें से कुछ लोगों से हमने अच्छे से बात की और अच्छे डॉक्टर का पता लगवाया। तो तब हमने गॉल ब्लैडर निकलवाने का ऑपरेशन करवाया। आपने निकलवाने का ही फैसला कर लिया? हाँ हाँ, उस फैसला। समय तक आपको नहीं पता था कि कैंसर है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, एकदम अनजान थे हम। बहुत मामूली सा ऑपरेशन समझ के, खुद डॉक्टर को नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। तो असल में गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन खाली आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। पर मेरे ऑपरेशन में कुल मिलाकर 6 घंटा लगा। 6 घंटा लगा? हाँ, और ब्लड भी चढ़वाया, मुझे ब्लड की भी डिमांड हो गई थी उस समय। डॉक्टर ने भी ऑपरेशन थिएटर में ही मेरे साथ कुछ ऐसे ही इमरजेंसी टेस्ट भी करवाया था, तब भी पता नहीं चला था उन लोगों को। और उसके बाद हम लोगों को 10 दिन के बाद चेकअप के लिए बुलाया। तो मैं और मेरे क्या हस्बैंड, चेकअप हुआ 10 दिन बाद जब आप गई तो? जो सारा रिपोर्ट्स ऑपरेशन के बाद बायोप्सी या अलग अलग ब्लड टेस्ट के लिए भेजा था, उसका अच्छा, उसके रिपोर्ट आए? और इसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के साथ, रिपोर्ट मेरे हाथ में थे पर हमने ठीक से नहीं पढ़ा। पर डॉक्टर ने जब हमारी रिपोर्ट को देखा तो पता चला यही चीज़ है कि मैं अंदर में बैठती रही, डॉक्टर मेरे हस्बैंड को लेकर बाहर गए और फिर बहुत देर तक बात करते रहे और वापस नहीं आए। तब मैंने सोचा कि, मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है। तो मैं वही रिपोर्ट मेरे जो सामने पढ़ा था, मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता चला। तो मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए उतना दिक्कत नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ आप है। समझ गई? मैं खुद समझ गई। पर असल में बाहर जो चल रहा था एक बड़ा युद्ध से कम नहीं था कि मुझे कैसे बताया जाए उस बात को कि मुझे कैंसर है, मेरे साथ कैंसर है। तो वो सब हस्बैंड बाहर ऐसे ही बात करते करते रोने लगे थे, घर वालों से बात कर रहे थे, अलग अलग लोगों से, जो अंदर नहीं आ रहे थे। यही कारण था। फिर डॉक्टर से हमने पूछा कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाए। डॉक्टर ने बोला कि एम्स या नहीं नहीं, अभी आएंगे उस पे, लेकिन आपने ये कहा कि बाहर डॉक्टर ले गए आपके हस्बैंड को और वो उनके अंदर पूरा एक युद्ध चल रहा था कि आपको कैसे बताएं, और आपको अंदर पता चल चुका है पहले से पता चल चुका रिपोर्ट था। देख करके। रिपोर्ट देख करके वो रो रहे थे हस्बैंड बाहर बात करके। बाहर। आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने वो शब्द पढ़ा होगा रिपोर्ट में कि कैंसर है या कैंसर की चीजें हैं, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया कमला? सर, मैं अपने से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के बारे में मुझे बहुत दुख हो रहा था कि उनको क्या लगा होगा।
जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं लगातार हॉस्पिटल का चक्कर काटते-काटते ये सब आदत सी हो गई थी। तो कैंसर हुआ है, मैं बचूँगी या नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है, उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं खुद सोच नहीं कर पा रही थी कि मुझे दुःख होना है या उन लोगों के बारे में सोचना है या मेरे फैमिली के मेंबर्स लोगों के बारे में सोचना है, मुझे कुछ पता नहीं था। एकदम मैं शॉक हो गई थी। शौक हो गई थी। हाँ, पर उन लोगों के सामने मैंने नहीं दिखाया। अच्छा, आपने नहीं दिखाया कि नहीं आपको दिखा क्या लगा और शायद हाँ। उन्होंने भी नहीं दिखाया होगा कि उनको क्या हाँ, लगा। हाँ, वही साथ-साथ में यही चल रहा था। तो ये भी एक अपने लोगों के साथ हम कैसे बर्ताव करें, उन लोगों के सामने हम किस तरह का व्यवहार करेंगे तो उन लोगों को दुःख होगा या खुशी होगी, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। ख़ासकर हम औरतों को, यही चीज़ है चलिए, हमारे। तो अब आपको पता चल गया, आपके परिवार को पता चल गया कि आपको कैंसर है। फिर क्या चीजें शुरू हुई? डॉक्टर खोजने की तैयारी शुरू हुई, हॉस्पिटल खोजने की तैयारी शुरू हुई। इम्फाल कितना इक्विप्ड है कैंसर के इलाज के लिए? मतलब कितने अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पे, अच्छे अस्पताल हैं कैंसर के लिए? अ, असल में वो एफ़िलिएट मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट का कोई अलग से कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। वो रिम्स और जेनिम्स, रिम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और जेनिम्स स्टेट गवर्नमेंट का। उसमें कुछ ऐसे ही ब्लॉक अलग-अलग से रखा है, तो उसमें कैंसर के इलाज तो होता रहता है, पर जिस तरह से टाटा हॉस्पिटल मुंबई में होता है, उसी तरह से नहीं। मतलब उसकी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इक्विपमेंट्स नहीं है और अलग-अलग एक्सपर्ट्स जैसे ट्रेन एकदम एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है और उससे सबसे बड़ी दुःख की बात है कि जिस तरह से केमोथेरेपी का हो या किसी भी कैंसर से रिलेटेड जो मेडिसिन चलता है, वो एकदम क्वालिटी वाला मेडिसिन है या नहीं है, उसका भी ये भी नहीं पता। इसकी भी गारंटी नहीं है। ये क्वालिटी वाला मेडिसिन बहुत मैटर करता है किसी भी बीमारी के लिए। तो इसलिए हमने डिस्कस किया कि कहाँ जाना है, तो एम्स और ये टाटा के बारे में बताया था। तो एम्स में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि एम्स वो दिल्ली के बारे में बताया हाँ, और टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो हाँ, मुंबई मुंबई के के बारे में, उसके बारे में बारे बताया गया आपको? हाँ, अच्छा। क्योंकि मेरा मुंबई में आना-जाना रहता था और मुंबई में मेरी एक बहुत बड़ी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड जो कई सालों से कैंसर पेशेंट्स की मदद करते आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, उनका नाम है विली, अच्छा। जो वहाँ वेस्टर्न रेलवेज़ में काम करते हैं। और वो कैसे मदद करते हैं? कोई संस्था है, कोई नो, अपने पर्सनल लेवल पे, अपने घर पे जो आते थे मणिपुर से, वही अपने घर में रखते थे और इधर-उधर फाइल बनाने में मदद करते थे और ये तो इस एंगल में देखने में ही मणिपुर के लिए हमको बहुत बड़ी आवश्यकता है एकोमोडेशन की। और कोई भी हेल्थ सेक्टर में रहे, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या मणिपुर गवर्नमेंट का हो, तो सबसे पहला हमारे लिए जो अरेंजमेंट करना है वो है एकोमोडेशन का। तो टाटा हॉस्पिटल के आसपास में नॉर्थ ईस्ट के जैसे अरुणाचल के होंगे, मिजोरम के होंगे, वहाँ पर वो सब भवन है, पर मणिपुर के लिए नहीं है। मणिपुर से इतने सारे पेशेंट्स रोज़ आते जाते रहे हैं, काफ़ी दूर होने के बावजूद भी, क्योंकि टाटा में ही जो इलाज होता है वो ऑथेंटिक होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो ये हमारे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार और मणिपुर के सरकार, ये तीनों सरकार से मेरा ये विनती है कि जल्द से जल्द एक मणिपुर के लिए भी एक एकोमोडेशन का अरेंजमेंट करें। ये तो हमने भी एक रिपोर्ट की है। एम्स जो दिल्ली में एम्स है, उसमें कैंसर का इलाज करवाने वाले जो लोग हैं वो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनको कई कई दिन रहना पड़ता है। हाँ, एकदम। रहने का कोई इंतजाम ही नहीं है। हर कोई किराया नहीं दे सकता बाहर, 15,000 20,000 रुपया डेली का या महीने का। तो वहीं फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला कमला जी, जो कीमो करवा करके या अगले कीमो की वेट कर रहा था और वो वहीं था, ओवरब्रिज के नीचे, क्योंकि ठंड का समय है तो वहीं रह रहा था। तो आपका शुरू हुआ वहाँ कलकत्ता, वो टाटा मेमोरियल में आपका इलाज शुरू हुआ। पहला दिन बताइए, कैसा अनुभव था टाटा मेमोरियल में जब आप गई? उस समय के बारे में मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे इतना
इतना रोना आ रहा था, इतना मुझे डर लगा था कि मेरे साथ क्या होगा, अगर ये टेस्ट करेंगे, डॉक्टर देखेंगे तो मेरे बारे में जो क्यूरेबल बताएगा या नॉन क्यूरेबल बताएगा, इसके बारे में सोचते-सोचते मैं एकदम कमज़ोर सी हो भी गई थी उस समय। और ऑपरेशन के बाद जो स्टोन निकाला था, उसका स्टेन मेरे ही पेट में एक पाइप के साथ, वो एक पैकेट के साथ लगा हुआ था। वो लगातार 1 महीना तक वही लगा रहा और निकाले नहीं थे। डॉक्टर के ने भी कहा था कि नहीं निकाले। तो फिर इलाज चलता रहा। बाद में ये सब तय हो गया कि मेरा सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में है, तो फिर कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा और तो एक सर्जरी भी। पर बाद में कीमो के बाद हम मणिपुर में चले गए थे पहला कीमो के बाद। फिर डॉक्टर ने भी कहा था कि आप लोग मणिपुर में भी कीमो करा सकते हो यहाँ से दवा लेके। इसमें मैं कहना चाहूँगी बाकी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को कि अगर तता में किसी का इलाज चल रहा हो तो तता से ही वो दवा सब लेके जाए। बाकी इधर-उधर के कोई भी दवा ना इस्तेमाल करे। क्यों कह रही हैं साहब? क्योंकि तता का खुद का प्रोडक्शन भी है और वहाँ सबसे ऑथेंटिक दवा बनाते हैं और उस क्वालिटी सबसे बेस्ट होता है। उसकी एक्यूरेसी जो तता कहते हैं कि ये क्यूरेबल होगा तो क्यूरेबल होता ही रहता है। अगर नॉन क्यूरेबल है तो वो सब ठीक-ठाक बताते हैं कि कोई छिपाते नहीं हैं। छिपाते नहीं हैं। छिपाते नहीं हैं। आप इसलिए भी कह रही हैं क्या कि टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट जो है, उसके बाहर मार्केट में कैंसर की दवाइयाँ जो मिलती है उस पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, वो अभी बहुत ऐसे दवा भरोसे लायक अभी नहीं है। इस बीमारी बड़ी कोई बात है। हाँ, बहुत इसकी सोचने वाली बात है। मैं नाम तो नहीं कहना चाहूँगी। मेरे एक फ्रेंड के बेटे के साथ ये सब हो चुका है पहले ही। क्या हुआ था? उनको भी कैंसर हुआ था। वो दिल्ली में चल रहा था। वो उनको पता चला कि 80% वो ठीक हो चुका है। तो उनके बेटे को मणिपुर जाने का बहुत मन हुआ। तो वापस आए। वापस आने के पहले उन्होंने पूछा था कि कीमो का ये दवा मणिपुर में भी मिलता है क्या? हाँ, मिलता है। तो वही आ गए वापस मणिपुर में। फिर वहीं से ही दवा लेके वो कीमो शुरू हो गया। फिर वो सब फैल गया और वो लड़का, वो बच्चा जीवित ही नहीं हो पाया। यही चीज़ है वो। मैंने एक किताब पढ़ी कमला, हुँ, उसमें कीमोथेरेपी के बारे में बहुत ही डिटेल से लिखा है लेखक ने। उनको खुद कैंसर हुआ था और वो कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में शिकायत हो, किसी को भी अपने जीवन में होती है, सब लोगों को होती है, मुझे गाड़ी नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, शिकायत हो, तो लेखक कहता है कि अगर आपको अपने जीवन में शिकायत हो तो एक बार कीमोथेरेपी जहां होती है ना, वहां चले जाए और उसको देख लें। तो मतलब मुझसे उससे मैं ये समझ पाया कि बहुत बुरा होता है क्या, मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है कि आपके तो 22 राउंड हुए हैं। हाँ, इसमें ये भी कई लोगों ने देखा है कि पहला कीमो के बाद लोग चले ही जाते थे। कई लोगों के चले जाते थे मतलब? ऊपर अच्छा, डेथ हो गई डेथ उनकी। हो चुकी होती है कई कई लोगों के साथ, जिनका स्टेज बहुत ज़्यादा मतलब 4 हो या कुछ उनका हेल्थ पहले से बहुत काफ़ी ख़राब रहा हो। तो कीमो के बाद कई लोगों के साथ ये होता है कि बाल चले जाते हैं और बाल का चले जाना ये साइड इफ़ेक्ट मतलब दवा असर कर रहा है। ये इसका भी एक मतलब सिम्पटम ये कहा जाता है, माना जाता है। और फिर बहुत कमज़ोरी होती है और खून एकदम बहुत ज़्यादा वो सूखने लगता है। अलग-अलग ऐसे क्लॉट्स कालेपन इधर-उधर धब्बे शरीरों बन में भी जाते हैं। हो जाते हैं। आप हाथों में क्या दिखा रही थी कि आपका हाथ और हमारा हाँ, हाथ? मेरे हाथ अभी भी कालेपन है इसमें। ये कीमो की वजह से है? हाँ, कीमो की वजह से है। और अच्छा। अरे स्किन के बारे में अभी तो मैं ठीक हूँ। मेरा स्किन पूरा चमड़ा निकल जाता था, हाथ का, पैर का। मुझे घुटन से जाना पड़ता था एकदम। घुट किसे जाना था? घुटने इससे से? हाँ, घुटने से अच्छा, चले रिंग के? हाँ, वो मैं पैर से चल नहीं पाती थी। वो सारा चमड़ा निकलने के बाद खून एकदम पतला-सा जैसे वो हो गया था चमड़ा, तो बहुत दर्द होता था। और अभी भी मुझे ऐसे हिलने में, ये चलने में भी दर्द हो रहा है। ये कीमो के चलते समय डाइट अच्छे से लेना पड़ता है और जो परिवार के सदस्य लोग, आस-पास के रहने वाले लोग, उनको इतना प्यार देना, प्यार से ज़्यादा कोई अच्छा दवा नहीं है।
सच में ये कई लोगों के साथ हुआ है। अगर किसी का मरने का डेट पहले से फिक्स हो चुका होता है, वो खुशी देने से वो बढ़ जाता था समय। वो बहुत सालों तक वो जिंदा रहते थे। कोई मामूली सी बीमार होने में अगर आदमी इतना कमज़ोर, इतना मन दुखता है, तो कैंसर जैसी बीमारी अगर किसी के साथ हो रहा हो तो उसका मन कितना दुख रहा होगा, कितना उनका मन छोटा हो गया होगा। तो इसीलिए उनको ज़्यादा प्यार देना चाहिए, ज़्यादा खुशी देनी चाहिए। और अगर वो कीमो के कारण से ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो आराम से प्यार से अच्छे से खाना खिलाना चाहिए, ज़बरदस्ती भी खिलाना चाहिए, ताकि वो उनके मतलब शरीर ज़्यादा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, उसमें ताकत आए। तो ताकि वो इस लड़ सके, मतलब हाँ, वो तो लड़ने का पूरा मामला होता हाँ, है, वही एकदम जितना एक इच्छा शक्ति होगी। बहुत बड़ा यंग है, यानी जंग है ये। और इस जंग को जीतने के लिए परिवार वालों का, भाई बहनों का, अपने जितने भी आसपास रहने वालों का प्यार और देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसमें। आपका कितना लंबा इलाज चला? अभी इलाज चल ही रहा है ना आपका? चल ही रहा है, मेरा मेडिकेशन चल रहा है। अभी अब मुंबई से होकर गए हाँ, हैं? मुंबई से ही होकर मैं यहाँ कितने पर दिन में आई जाना हूँ। पड़ता है मुंबई? मुंबई अभी मैं 3 महीने में ही जा रही हूँ। 3 महीने में? हम्म। हम्म। इसके बाद डॉक्टर क्या कहेंगे, मतलब 6 महीने का कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए कहेंगे। अभी फिर वहाँ जाने के बाद और मुझे आपका स्टेज कौन सा था? सेकंड और थर्ड के बीच का। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, हम्म। अगर मान लीजिए कि एक ए व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, हम्म। वो बी राज्य में रहता है या रहती है, कोई भी राज्य ले लीजिए, आप मणिपुर में रहती हैं, हम्म। सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है किसी कैंसर पेशेंट को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो? आपकी राज्य सरकार से आपको क्या मदद मिला? मणिपुर सरकार ने आपकी क्या मदद की? वहाँ के आप नागरिक हैं, आपको एक घातक बीमारी हो गई, सरकार कहाँ आती है इस पूरे प्रोसेस में, आती है कहीं? हाँ, इस इलाज के लिए न सही, मणिपुर के सीएम ने एक हेल्थ चीफ मिनिस्टर हेल्थ कार्ड वो लोगों को, जनता लोगों को दिया है। उसी से लोगों को इलाज हर हॉस्पिटल में, मणिपुर के हॉस्पिटल में, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, हो सकता है। कितने लाख तक का इलाज? 5 लाख तक का। 5 लाख तक? हम्म। अच्छा। उसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ प्रोसेस भी होता रहता है, और उसको निभाना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। और फिर वो तो मणिपुर की बात है, पर कैंसर जैसी चीज़ मणिपुर में इलाज अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 1-2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर उसमें उस तरह की क्वालिटी इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा अभाव अभी बिल्कुल ना होने की बराबर है। रेडिएशन है, केमोथेरापी, वो सब चल रहा है। पर एक्सपीरियंस डॉक्टर पूरी तरह से जैसे टाटा में होता है, उस तरह के डॉक्टर का ना होना, ये एकदम से बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये दुख की बात है। इसलिए लोग अभी तक टाटा में ही जाना, टाटा हॉस्पिटल मुंबई में ही जाना पड़ रहा है, पैसे हो या ना हो, वो जाना पड़ रहा है। मणिपुर के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं कि अभी सिचुएशन जी। 2 साल होने को जो चल रहा है। तो इसी बीच में कई लोगों के घर जलाए गए, और कई लोगों के परिवारों से कई लोग मारे गए। पर इसी बीच में लोग कैसे खाना खाने को मिले, रहने को घर मिले। तो इसके साथ साथ ये सब बीमारी कई रिलीफ कैंप्स में भी कई लोगों के साथ हो रहा है। रिलीफ कैंप्स में कई लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन की वजह से। तो मणिपुर में जो भी चल रहा था, जो भी दिल्ली बिजनेस हो या कोई भी अगर काम चल रहा था, वो सब बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल हो गया है, एकदम डाउन हो गया है। तो बिना पैसे का हम मुंबई तो जा नहीं सकते, और मुंबई गए बिना हम लोग बच नहीं सकते, इलाज नहीं हो सकता। इलाज नहीं हो सकते। तो इसी बीच में हम, आप जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग, जैसे जो मदद कर सकते हैं, सबको हमारे मणिपुर के तरफ या नॉर्थ ईस्ट के तरफ, हमारे तरफ ध्यान ज़रूर रखें, इसके बारे में मदद करें हम लोगों को। केंद्र सरकार से क्या मदद मिलती है कैंसर पीड़ित को?
केंद्र सरकार से जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मिला आपको? हाँ ये मिला है मुझे। हमारे राज्य मतलब एमपी महाराजा लेसिया मसना जावा, उनके द्वारा ये जो कैंसर पीड़ित, हार्ट पेशेंट और अलग कुछ बहुत ज़्यादा क्रोनिक जो मानी बीमारी होती है उन लोगों को दिया जा रहा है। कितना मिला आपको पीएम रिलीफ फंड से? मुझे 75,000 मिला मुझे। 75,000 मिला? हाँ वो पैसे में नहीं, वो कार्ड में जाएगा। हम लोग पैसे के रूप में उसको बाहर हम निकाल के इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कार्ड में रहेगा। उसी कार्ड से जो भी हमारे हॉस्पिटल में इलाज के सिलसिले में जो भी चलेगा उसी से ही कटेगा। लेकिन ये तो बहुत थोड़ा है ना, कैंसर में तो कितना पैसा लगा होगा आपका? नहीं ये कॉस्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से भी होता है। थोड़ा बताइए ना कॉस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ। अभी मैं एम्स के नीचे, एम्स के पास जब गया तो वहाँ एक अनपढ़ व्यक्ति था, उसकी पत्नी को कैंसर था, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको किसी अधिकारी ने पीएम रिलीफ फंड का वो फॉर्म दे दिया था कि इसको भर के ले आओ, और वो घूम रहा था 2 दिनों से। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, पैसे नहीं है, तो उसको अगर केंद्र सरकार से पैसा चाहिए, मदद चाहिए, पीएम रिलीफ फंड से मदद चाहिए, तो क्या करना होता है? आपने कैसे किया, क्या किया? ये मणिपुर के लिए तो मणिपुर के जो महाराजा जो एमपी है उनके वहाँ ही एक स्टाफ है, तो उस स्टाफ के माध्यम से हम लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो सब दे दिया था। तो और कॉस्ट सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हमारे इलाज में जितना पैसा लगेगा उसी को ही कॉस्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है और बना के देते भी है, उसी को सबमिट करते हैं। वो सब राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, वो सब प्रूफ देना पड़ेगा। तो कितना कॉस्ट सर्टिफिकेट था आपका जो डॉक्टर ने बनाया था, वो कितने का था इलाज का? वो हमने पहले कुछ पैसे डाल दिया था। मेरा 1,50,000 का पड़ा था, तो हमने पैसे थोड़ा पहले डाल दिया था, इसीलिए जो हमारे कार्ड में है उसी से जो बाकी है, जो बचता है, उतना ही अमाउंट डाला था। 75,000 के आसपास ही मेरे अकाउंट में था पहले से, और 75,000 ही मिला। अगर हमको बाद में आवश्यकता पड़ती है तो बाद में भी हम मांग सकते हैं। अब जैसे इसको हम थोड़ा और समझने के लिए सिंपल करते हैं कि आपका एक कार्ड बना, हाँ कार्ड बना, कहाँ से? टाटा मेमोरियल से? टाटा से। ठीक है, उसी में सारा पैसा रहता है, मतलब वहाँ खर्चा उसी कार्ड से होता है। हाँ होता है ना? तो उस कार्ड में आपने कुछ पैसा डाला हुआ था, हाँ, है ना? और फिर पीएम रिलीफ फंड से 75,000 आपको मिले, वो डाल दिया, और डॉक्टर ने जो कॉस्ट सर्टिफिकेट बनाई थी आपके इलाज की, वो कितना था? 1.5 लाख? हाँ 1.5 लाख का। 1.5 लाख का कॉस्ट सर्टिफिकेट बनाया था, जिसमें से 75,000 आपको सरकार की तरफ से मिला, पीएम रिलीफ फंड से मिला, बाकी पैसा आपका लगा उसमें। हाँ, और दता में जाएंगे तो और भी बहुत सारे खिड़कियां खोल के रखी है बहुत लोगों को मदद करने के लिए। अच्छा। और पीएम ये जो है ना, पीएम कार्ड जो आयुष्मान वाला कार्ड है, उसी से भी इलाज हो सकता है, उससे हो सकता है। उसके आसपास कई लोग मदद करने के लिए खड़े होते रहते हैं। बाकी लोगों में जगहों में इस तरह से नहीं है, पर तता के आसपास में ऐसे कई लोग हैं, और रोज़ कई लोगों को खाने का, पीने का, फल और ये अलग अलग बिस्किट्स, राशन और ये शक्कर वगैरह सबको बांटने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। सुन रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि रतन टाटा का जब देहांत हुआ, तो पूरा देश क्यों रोया उनके लिए। वही रतन टाटा के ही कारण से इतने सारे लोग भारत से ही नहीं, अलग अलग विदेशों से भी लोग यहाँ इलाज क्यों आ रहे हैं, यही खासियत है उनके लिए। इतना ममता भरा हुआ उनके ये सब सुविधाएं लोगों को दे के गए हैं। मैं मन ही मन और बाकी जितने भी कैंसर पेशेंट्स की तरफ से मैं उनको बार बार मैं नमन करती हूँ। जो सुविधाएं आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मिली मुंबई वाले में, वैसी सुविधाएं आपको देश के किसी सरकारी अस्पताल में कैंसर मरीज के लिए दिखती मिलती है? मतलब आपको लगता है कहीं और वैसी सुविधा मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी जगह कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। अभी तक मैं कई जगह घूमी हूँ, कई अलग अलग हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाई हूँ, इस तरह की सुविधा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। और इसलिए मेरा नसीब बहुत अच्छा है। मैं अभी तक बची हुई भी हूँ, आगे भी मैं बच पाऊंगी, बहुत सालों तक मैं जीऊंगी। आप बचेंगी? हाँ, लगातार काम करूंगी। आप रहेंगी, हम लोग दोबारा इंटरव्यू भी करेंगे। हाँ, मेरा नसीब इसलिए अच्छा है कि एक जो ऐसी नौबत आई कि
सभी सहयोग फाउंडेशन और देवदेश प्रतिष्ठान, ये दोनों संगठनें मुंबई बेस है। इन दोनों से हमारी मुलाकात हुई और जो मैं परसों से काम करती आ रही थी और भी करना चाहती थी, वो इस संगठन के आने के बाद मैं एकदम बहुत आराम से अभी कर पा रही हूँ। इसका अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, वो इस बारे में बात करना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, पैसा कहाँ से आया, नहीं बात करना चाहते, अलग अलग वजहों से। आपको क्यों लगा कि इस बारे में बात की जाए, जबकि अभी आपका इलाज चल ही रहा है, अभी आप खुद ही दवाई ले रही हैं, आपको क्यों लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए? इसकी सबसे बड़ी कारण है कि जानकारी देना। बिना जानकारी का इस बीमारी का इलाज करना बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। इसमें धन दौलत भी जाएगी और जान भी चली जा सकती है। अगर जानकारी न हो तो, जानकारी हो तो आसानी से इसकी इलाज भी कर सकते हैं और मुफ्त में भी कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि तता में आने के बाद सब आसान हो जाता है, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। कई लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे से, और फिर इस तरह के संगठन जो सभी सहयोग फाउंडेशन और देवदेश प्रतिष्ठान, इन दोनों संगठनों ने मणिपुर के तरफ ध्यान रखा, मणिपुर के लिए ध्यान रखा और नोटिस अलग अलग राज्यों के भी अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी भी अरुणाचल प्रदेश में फ्री स्क्रीनिंग कैंसर के लिए चल रहा है, ये सब लोग कर रहे हैं। और हमने अभी कुछ अलग अलग मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट में भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर दिया, सर्विकल कैंसर का भी और ब्रेस्ट कैंसर अलग अलग। इसके लिए हमको कैसे क्या इसका पहले से डिटेक्ट करना, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, इसके बारे में जल्दी से खोज लिया जाए इसको, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाए, वो जरूरी है। आप ये कह रही हैं इसकी बीमारी ना हो, कैसे हम पहले से ध्यान रखें। तो इसके बारे में हमने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों डिस्ट्रिक्ट में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया है। अभी फरवरी में स्क्रीनिंग कैंप की भी अभी हम करने वाले हैं। इसमें हम जो मांग नहीं कर सकते वो हम मांग नहीं रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो टाटा हॉस्पिटल जैसे हर राज्य में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? सरकार चाहेगी तो हो सकता है, आप मांग अगर हो सकता है तो जल्द से जल्द हर राज्य में टाटा हॉस्पिटल का स्थापित हो जाए। और उसके अगर वो जल्द से नहीं हो रहा है तो हर राज्य से आने जाने के लिए, खासकर मणिपुर से आने के लिए जो फ्लाइट की फेयर है वो बहुत महंगा होता है, इतना ज़्यादा महंगा होता है कि लोग एफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई वो अपने घर ज़मीन को भी बेच के वो बीमारी के लिए, वो इलाज करने के लिए मुंबई चले जाते हैं। तो इस तरह से ये संकट का सामना ना करना पड़े तो फ्लाइट फेयर में भी कैंसर के लोगों के लिए छूट जरूर दिया जाए, कमीशन छूट दिया जाए। हाँ, छूट दिया जाए। ये कंपलसरी इस बजट में ही ये जरूर रखिएगा। ये केंद्र सरकार से हम इसका मांग करना चाहते हैं। दवा तो पहले से हॉस्पिटल जैसे टाटा हॉस्पिटल में जनरल के ये मेडिसिन बहुत सस्ता देते हैं ये सब पहले से। और जैसे हम मणिपुरी जैसे लोग जो बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहे हैं और बीमारी होने से हम लोगों को मुंबई या अलग अलग राज्य में भी जाना पड़ रहा है। तो इस मुश्किल को कम करने के लिए फ्लाइट फेयर पर ध्यान रखना, उस पर छूट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मैं मांग कर रही हूँ बाकी सब कैंसर पीड़ित लोगों की तरफ से भी यही चीज़। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, वो तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मणिपुर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप मणिपुर से हैं, कैंसर पीड़ित हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसने मणिपुर को कितना बदला है? अब तो डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में भी राज्य सरकार जो बीजेपी की है, कितना बदला आपका मणिपुर? इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि इस सरकार के आने के बाद जो हमने सपने बुने थे, जो हमारे सपने साकार जो होने जा रहे थे, तो बीच में कहाँ से ये सब दंगे, ये इतना मारपीट, जो मणिपुर का नाम उसको सोने की धरती के नाम से जाना जाता था, अभी ज्वालामुखी की धरती बन गए है, ये सब लोग जानते हैं। तो मोदी जी से बार बार लोगों की विनती की थी कि एक बार मणिपुर में आए,
हम लोगों की बात सुने। असल में मैं सबके सामने मोदी जी के संबंध में एक बात रखना चाहती हूँ। मोदी जी का जब इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो रहा था, सबसे पहला कैंपेन मणिपुर में ही हुआ था। ये बात मोदी जी को खुद याद भी होगा, ज़रूर होगा। तो अभी साकार होने की बात, जो सकारात्मक की तरफ जाने वाले थे वो नकारात्मक के तरफ कैसे चले गए वो पता नहीं है। हम अभी कुछ बता नहीं सकते कि मणिपुर की स्थिति क्या है, वो बेहतर होते जा रहे हैं या बदतर होते जा रहे हैं। हमारे ज़िंदगी के साथ, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो कुछ महीने पहले ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन से बम उड़ाया गया था। जहाँ हम रह रहे हैं एकदम इम्फाल के बीचों बीच में है, हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। अभी क्या स्थिति है वहाँ पे आज की तारीख में जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं? आज के तारीख में लगातार इस तरह की घटनाएं तो नहीं देखने को मिल रहा है, पर अभी भी लोगों के मन में ये डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इधर भी कहीं अगर किसी के साथ जैसे मारपीट भी हो सकता है, लोगों को भगा दिया जा सकता है या बम उड़ा जा सकता है। इस तरह की स्थिति मतलब अभी बनी कोई हुई घटना नहीं हो रही लेकिन डर है, डर अभी भी हिंसा है। कभी भड़क सकती है, आप ये कह रहे हैं? कभी भी क्योंकि अभी पूरा सेटल नहीं हुआ है ये बात। अभी ना सेंटर के साथ ना राज्य सरकार के साथ कोई सेटल नहीं हुआ है ना ये बात, इसलिए। इस बारे में एक आखिरी सवाल, फिर मुझे और कुछ सवाल आपसे पूछने हैं। एक कैंसर पीड़ित होने के नाते इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी आपके अंदर है, ऐसे ही सब कुछ खोखला हो रहा है शरीर में, आप अपनी हिम्मत से लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय घर में, मतलब मणिपुर में जहां आपका घर है, वहां ऐसी हिंसा भड़क रही है, हर तरफ से कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं, आप खुद ही बता रही हैं, ड्रोन अटैक हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये जिंदगी कितना मुश्किल है। बहुत ज्यादा। अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, बाहर उससे लड़ने की कोशिश आप कर रही हैं, बाहर भी एक लड़ाई चल रही है। सर इसमें मैं एकदम कमज़ोर थी, मेरा कीमो लगातार चल रहा था। और मैं तता के बाद गुवाहाटी में एक तता का यूनिट है वेद बरुआ हॉस्पिटल में। यही मेरी एक सहेली ने कहा, मैं वहाँ पर गई थी। 8 महीने तक मेरा फर्दर ट्रीटमेंट वहाँ चलता रहा। उसी सिलसिले मेरी एक यहाँ मुंबई तक में एक न्यूज़ में भी मैंने बोला था। मेरा स्पीच है उसमें। मेरा एक जूनियर है मुंबई तक में, तो उसने ऑनलाइन मेरे से भी इंटरव्यू लिया था। अगर मैं फिजिकली कुछ नहीं कर सकूंगी तो मैं जो मुझसे बनता है मैं वही करूंगी। मैं कई लोगों को प्रचार करती रही और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में मैं वहाँ की एकेडमिक काउंसिल की भी पहली मेंबर रही हूँ वहाँ पर। तो मेरा कनेक्टिविटी बहुत लोगों से है। तो मैं अलग अलग लोगों को जो न्यूज़ में है, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, कई लोगों को भी मैं हमारे मणिपुर के सच्चाई के बारे में बताती रही। जो सच्चाई हो वो तो बताना ही पड़ेगा। जो भ्रम है मतलब मणिपुर में जो अभी चल रहा है, कई लोगों को अभी भी सच्चाई का पता नहीं चल रहा होगा, तो उसके बारे में जाना बहुत आसान बात नहीं है। पर गहरे तक गए बिना जान भी नहीं सकते। जो हमको समझेंगे तो सॉल्यूशन भी ज़रूर जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए लोग हमको समझे, हमारे मणिपुर को समझे, और ख़ासकर हम जैसे कैंसर पीड़ित लोगों की समस्याओं को भी समझे। जनताओं को ही नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब हमको समझे, यही बात हम कहना चाहते हैं। यही बात आप कहना चाहती हैं। ये बताइए, ये जो साड़ी, हम तो इसको साड़ी ही कहेंगे, हाँ हाफ साड़ी है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये ड्रेस, ये मणिपुर का ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसको हम रानी फी कहते हैं। रानी फी? हाँ, रानी फी। फी मतलब कपड़ा, रानी मतलब हमारे उधर की एक महिला थी जो अभी गुजर गई है, रानी नाम था। उन्होंने ही पहले इसका डिजाइन किया था। और ये जो नीचे हम पहन रहे हैं ये तो हम फनेक कहते हैं। क्या कहते हैं? फनेक। फनेक। अच्छा। तो ये अलग अलग कलर, अलग अलग धागों में भी होता है। ये सिल्क से भी बना हुआ रहता है, कॉटन का भी, अलग अलग जो भी धागे का क्वालिटी मिलता है उसी से बनाते। पर ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, कोई भी शादी ब्याह में इसके बिना हो ही नहीं सकता। ये 2 ड्रेस के बिना नहीं हो सकता? हाँ, ये हम अभी जो पहन रहे हैं तो थोड़ा ये मॉडर्नाइज रूप में है, पर हम लोग
इस तरह से राउंड करके पहनेंगे, जो पुराने ज़माने में या अभी भी शादी ब्याह में हम साड़ी वैसे ही पहन के नहीं जा पहनना था सकते। ना। अच्छा चलिए, कोई नहीं, अगली बार जब मिलेंगे हाँ, तो वो हम लोग उस पहन, तरीके से पहन करके बातचीत हाँ, करेंगे। ज़रूर अच्छा ज़रूर। ये बताइए लास्ट में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मणिपुर में भय का माहौल, हिंसा का माहौल, शरीर में कैंसर जैसी एक बीमारी, उससे लड़ाई चल रही है, मन लगाने के लिए क्या करती थी आप? इससे थोड़ा मन लग जाए, भाई जाए। तो जैसे आपके पति बहुत हंसमुख है, उनसे बातचीत किया आपने, उनसे समय पास किया और थोड़ा हंसे बोले आपस में, लेकिन उससे अलग और कुछ किताबें पढ़ना, गीत सुनना, गीत गुनगुनाना, क्या करती थी? मतलब कैसे मन लगाती थी कीमो के दौरान आप अपना? मैं उस समय तो मैं गाना गाती थी। मैं मतलब गाती नहीं थी, मैं सुनती थी। मुझे गाना, मैं अंदर ही अंदर मैं माइक्रोफोन यूज़ करके भी मैं कभी-कभी घर के अंदर में भी गाना गाया करती थी। पर ये बात तो ऐसे एंटरटेनमेंट की बात है। जब से बीमार हुई हूँ और मैं मुंबई जाके मैंने इलाज करवाया था, उसके बाद बहुत सारी जानकारी मुझे हासिल हुई, मिली मुझे। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, उसी से मुझे बहुत सारे जो चीज़ें मुझे मिली थी, उसको मुझे मतलब लोगों तक बाँटना पहुंचाने था, में। लोगों तक पहुँचाना था। तो मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर कई कैंसर पेशेंट्स लोगों के लिए हम लोग ये बहुत सारे जो उन लोगों को करने की आवश्यकता पड़ती थी, उन लोगों को हम कहते रहते थे, वो लोग पूछते रहते थे, हम लोग बताते रहते थे। इधर-उधर हम खुद जाते भी रहते थे उन लोगों के पास, उन लोगों के घर, ये करिए, वो खाइए, वो मत खाइए, अच्छा। वो सब हम बताते रहते आ रहे थे। इसीलिए जो अभी सभी सहयोग और देश प्रतिष्ठान, ये दोनों संगठनें जो हमको हमसे जो अभी हमारे साथ जो मिलके काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये तो सौभाग्य की बात बनी है, इसी कारण से जो हम पहले से करना चाहते थे। आप ये कह रही हैं कि आपको कैंसर हुआ, कैंसर से लड़ने के दौरान ही आप लोगों की मदद में भी लग गई, आप हाँ, और आपके हाँ। पति, और जी, उसी जी, में मन जी। लगने लगा। अब जी, जी, लेकिन जी। आप गाना भी गुनगुनाती हैं। हम चाह रहे हैं आखिर में कोई गाने की एक दो लाइन जो आप गुनगुनाती हैं सुना दीजिए, उससे सब इंटरव्यू को खत्म करेंगे, ये बातचीत को। ओके, ये तो मणिपुरी का गाना ही गाऊँगी। हाँ, मणिपुर का ही गाइए, अर्थ बता दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा। हाँ। Sana leipag Manipur, Manipur, Koloy nanggi Manipur, Manipur, Lai janungi mani narakilay rang, Lai janungi mani narakilay rang। ये इतना है। क्या है इसका यानी मतलब? सोने की धरती मणिपुर, ये जो पानी से पानी के अंदर से आई हुई है जो मनी, जो अच्छा अच्छा हाँ, वो अच्छा। सब है। ऐसे हम उसका हम बयान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत समय बहुत निकालने धन्यवाद के लिए। हमको और समय हम देने दुआ के लिए। करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप तंदुरुस्त हो जाइए, पूरी तरह से ठीक हो जाइए, जरूर। और फिर हम लोग एक बातचीत करेंगे। हाँ, मैं तंदुरुस्त रहूंगी, हमारे देश रहेंगे ना तंदुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। पूरा देश भी रहेगा। जी हाँ, जी, ठीक शुक्रिया ठीक, शुक्रिया। ओके, शुक्रिया।